हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी। आज हम बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। दैट स्कीम इज़ लॉन्च बाय एडलवाइज म्यूचुअल फंड। दिस स्कीम गॉट लॉन्च्ड ऑन 12th of August and it ended just around a week back on 26th। इस स्कीम का नाम है एडलवाइज मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड। This is an open-ended fund offer scheme which invests into equity-oriented schemes, debt schemes and gold and silver ETFs। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको हर तरह के फ्लेवर मिल जाएंगे एसेट क्लासेस के। इसमें इक्विटी भी है, इसमें डेट भी है, इसमें गोल्ड और सिल्वर भी है। तो ये फंड एग्जैक्टली मतलब ये है क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी एसेट्स ओमनी फंड ऑफ फंड? मल्टी एसेट्स के अगर हम एक कंसेप्ट सोचें तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लासेस में पैसा लगता है। इसमें इक्विटी फंड में भी पैसा लगता है, इसमें फिक्स्ड इनकम स्कीम में पैसा लगता है और इसमें कमोडिटीज़ में, यानी कि कमोडिटीज़ नॉर्मली हम बात जो करते हैं स्कीम्स के एंगल होता है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। यूजुअली जो हम मल्टी एसेट के एंगल से जब हम बात करते हैं कमोडिटीज़ की तो हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। अब क्योंकि इसमें हर तरह के एसेट में पैसा लगा हुआ है तो इन्वेस्टर्स को अलग अलग एसेट्स के लिए अलग स्कीम में पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। ये स्कीम कहती है कि आप मेरे को पैसा दो और मैं अपने आप ही अपने एक्सपर्टीज़ यूज़ करके इन तीनों एसेट क्लासेस में पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे और उसके जो परसेंटेज है हम वेरी करते रहेंगे और आपको जो है एक ही स्कीम के अंदर हर तरह की स्कीम का हर तरह के एसेट क्लासेस का फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये इसके पीछे एक बैकग्राउंड और भी है कि जब ये कोविड का टाइम के जैसे आता है, जब काफ़ी मार्केट्स में मूवमेंट आती है, या जब किसी को याद हो जो 2007-8 में जो क्राइसिस आए थे, 2013 में मिनी क्राइसिस आए थे, तो उस टाइम इक्विटी बहुत शार्पली जाके गिरती है। तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो उस तरह के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए काफ़ी तरह की स्कीम्स लॉन्च हुई थी। So lot of schemes were launched which had a mixture of equity and debt. Initially it was used to call it balance funds। उसके अंदर इक्विटी डेट की रेशो होती थी 50-50% पे। फिर उसका एक वेरिएशन आया बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें कि 2/3 इक्विटी एंड 1/3 के आसपास कहते हैं आपका डेट। ऐसे करते करते बहुत तरह के मल्टी एसेट फंड्स कहते लॉन्च हुए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और उसी को ही रिफाइनमेंट होते होते अभी एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आ गए इसके अंदर कि आप इक्विटी डेट के अलावा उन्हें आप गोल्ड भी ऐड कर दें, क्योंकि 2020 के कोविड टाइम से देखा गया कि गोल्ड में रिटर्न्स हैव बीन फिनोमिनल। एंड वहाँ से फिर ये जो म्यूचुअल फंड कम्युनिटी है उसका एहसास हुआ कि सिर्फ बैलेंस फंड्स में काफ़ी नहीं है, हमको इसके अंदर जो है गोल्ड और सिल्वर भी ऐड करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो देखिए उन्होंने एडलवाइज ने अपने इस प्रेजेंटेशन में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी है कि लास्ट 15 कैलेंडर ईयर्स इक्विटी ने 6 बार सबसे बेहतर रिटर्न दी है, डेट ने 1 बार दी है, और गोल्ड सिल्वर अगर मैं इसे कंबाइन कर दूं तो 8 बार जाके गोल्ड सिल्वर ने दी है। एक तो अगर यहाँ पे एहसास करो तो हमारा हमेशा इक्विटी ओरिएंटेड एक झुकाव रहता है, क्योंकि इंडिया में SIPs को भी जो है इक्विटी के द्वारा ही बेचा जाता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट, मतलब जनरली SIPs इक्विटी ओरिएंटेड होती हैं और ज़्यादातर स्कीम भी देखोगे तो वो इक्विटी के आसपास घूम रही होती हैं। हाउएवर इफ यू सी गोल्ड एंड सिल्वर हैव गिवन बेटर रिटर्न्स एंड इक्विटी इन 8 out of 15 years। सो दैट्स व्हाट इज़ फिनोमिनल। तो इन सब को देखते हुए जो है कहते हैं मल्टी सेट के अंदर जो है अब आपका गोल्ड सिल्वर भी ऐड होने शुरू हो गए हैं। While I'm leaving few things which is I think this no one mentioning them। एक इंटरेस्टिंग टेबल ने और मेंशन किया है कि देखिए अगर आप देखोगे तो प्योर इक्विटी स्कीम का क्या रिटर्न है 1 ईयर में, 3 ईयर में और 5 ईयर में। अगर इक्विटी डेट मिक्स करते हो तो क्या आएगा, अगर तीनों मिक्स करते हो द रेशो ऑफ 65, 15, 10, 10 तो क्या आएगा। तो आप देखोगे तो 1 ईयर का जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा इक्विटी में 100% में आ रहा है, इक्विटी में आ रहा है प्योर इक्विटी स्कीम में 16.56% का। इक्विटी डेट और गोल्ड और सिल्वर के अंदर सेम रिटर्न्स कहते हैं आपकी आती दिख रही हैं।
सिमिलरली अगर आप 3 में देखोगे तो वहाँ पे भी जो है इक्विटी ने आउट परफॉर्म किया है अबव द इक्विटी डेट एंड इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड प्लस सिल्वर. However, in this case, if you see the standard deviation, which is कि कितना वॉल्टिलिटी है किसी पर्टिकुलर स्कीम में, वो जैसे इसमें गोल्ड में ऐड करते हैं तो वो कम हो जाता है. यहाँ 10.53 है, यहाँ 12.03 है, सॉरी यहाँ पे 10.87 है. आउट ऑफ देखोगे तो सबसे कम जो वॉल्टिलिटी है वो इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड प्लस सिल्वर स्कीम यानी मल्टी एसेट स्कीम में है. When it comes to 5 years, the returns get compromised a little in the case of these, but even the risk is also less. So what does it indicate? This scheme is good for those investors जिनको चाहिए moderate risk and moderate returns. ये स्कीम सबसे बढ़िया उसके लिए है, इससे क्लियरली इंडिकेट होता है. नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर स्कीम जो इडवाइस लॉन्च कर रहा है, उसमें उनका ये है परसेंटेज एलोकेशन. तो इक्विटी में है 65 to 80%, फिक्स इनकम में है 10 to 25% और गोल्ड और सिल्वर में जो है रिस्पेक्टिवली 10 से 25%. नाइस हाइब्रिड है, तो से इक्विटी ओरिएंटेड है, बट इट्स कंसिडरिंग दैट इक्विटी यूजुअली गिव्स हाई रिटर्न ऑन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए उसको ज़्यादा महत्व यहाँ पे दिया गया है. दूसरा कारण होता है आपका टैक्सेशन का भी. तो टैक्सेशन के एंगल से भी जो है अगर स्कीम में 2/3 अगर इक्विटी होती है किसी भी, तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर टैक्सेशन के मतलब यू गेट मोर व्हाट यू से मतलब मोर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस बोथ ऑन द EMC साइड एज वेल ऑन द इन्वेस्टर साइड. तो अभी देखिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो मतलब हाइब्रिड फंड्स आने की, जिसमें इसे इक्विटी अलावा और भी चीज़ें फ्लेवर्स हैं, उनका एक कंपैरिजन दिया गया है. तो अच्छा, मैस इज़ मल्टी एसेट एलोकेशन स्कीम. कंजर्वेटिव हाइब्रिड होते हैं जिस स्कीम के अंदर बेसिकली आपका इक्विटी में आर्बिटर, मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ज़्यादा आप रिस्क एवर्स होते हैं. इस स्कीम के अंदर रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न्स भी ऑब्वियसली थोड़ी कम होती हैं. ESF इज़ माई इक्विटी सेविंग्स फंड. इनके अंदर भी जो है आपका एक्सपोजर जो इक्विटी में कम होता है और डेट में ज़्यादा होता है. इसमें इक्विटी और डेट होते हैं. BAF होता है बैलेंस एडवांटेज फंड, और DAF भी कहते हैं आपका वही होता है. AHF होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड. इसके अंदर आपको इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा होता है और डेट में कम होता है. तो उन्हें इसको यहाँ पे कंपेयर किया इन पाँचों को, तो हो गया. तो 2005 में उसने आउट परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म तो नहीं किया, कब सबसे कम मतलब इसी, हाँ सबसे कम इसने मतलब इसलिए इसने लोएस्ट रहा है. तो 16-17 में नंबर 2 पे आया है, 18 में नंबर 3 पे. तो एवरेज अगर निकालोगे तो दिखेगा, तो इफ़ यू कंपेयर 2016 से लेकर 24 तक, एक बारिंग 2018 और 2015 ये टॉप 2 में कहते हैं आया इस अपनी कैटेगरी के अंदर. दैट्स वाई ओवरऑल द रिटर्न्स हियर आर गुड. In comparison of these, if you see the 1-year rolling returns is right now best in MA यानी मल्टी एसेट एलोकेशन स्कीम. 3 ईयर में भी लगा लो कि इसने आउट परफॉर्म किया और 5 ईयर में भी इसने आउट परफॉर्म किया. सो दैट इज़ these basically funds have performed in their own category of hybrid funds. अगेन आई रिपीट, हाइब्रिड फंड्स कौन से होते हैं जिसमें कि इक्विटी के अलावा दूसरी एसेट क्लास भी ऐड होती हैं. कंजर्वेटिव हाइब्रिड, ESF, BAF और HF के अंदर जो है आपके इक्विटी और डेट ही होते हैं इन्हें वेरिंग कैपेसिटी. कंजर्वेटिव हाइब्रिड में और इक्विटी सेविंग फंड्स के अंदर सबसे कम इक्विटी होता है, डेट ज़्यादा होता है. बैलेंस एडवांटेज के अंदर ज़्यादा इक्विटी होता है, डेट कम होता है. और अग्रेसिव हाइब्रिड के अंदर भी जो कहते हैं आपका ज़्यादा इक्विटी और कम डेट होता है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ प्लेस्ड. वेल, वाई नॉट लाओ, इसमें आप देखिए बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि आई थिंक व्हाट इनोवाइज वांट टू से इज दैट दैट एवरी एसेट क्लास हैज इट्स ओन अप्स एंड डाउन. सो दिस इज इक्विटी, दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी. तो इक्विटी ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2007-8 में सब प्राइम क्राइसिस देखे, 11-12 में यूरोजोन का क्राइसिस देखे, फिर डीमॉनेटाइजेशन का प्रॉब्लम आया, कोविड आया, रशिया यूक्रेन वॉर आई. तो हर बार मार्केट गिरा, मगर वहाँ से कहते हैं इसने वापसी रिकवरी मारी. दैट इज़ वाई नो इफ यू वांट टू प्ले लॉन्गर गेम, इक्विटी से अच्छी कोई चीज़ आपकी नहीं है. हाउएवर
गोल्ड इसके पीछे भी चलता है इंडिया में, आई मीन स्पेशली इंडियन गोल्ड प्राइसेस आर ऑलवेज लाइक दैट, तो एक तो ये इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, मगर रिटर्न्स आर कंपेरेबल टू इक्विटी, थोड़ा सा कम होते हैं बट कंपेरेबल होते हैं। सेफ है, इन्फ्लेशन को हेज करता है, सेंट्रल बैंक हमेशा बाय करते हैं टू नो बाय सेंट्रल बैंक्स बाय गोल्ड, सेंट्रल बैंक्स बाय गोल्ड बिकॉज उनको भी अपने रिजर्व्स के अंदर हर तरह के प्रोडक्ट्स रखने होते हैं। आई मीन इफ दे पुट ऑल द मनी इनटू लेट्स सपोज RBI got some extra money with them, what can they do? They can either keep it in the form of just like the money, and because RBI खुद तो इंटरेस्ट नहीं कमाएगा ना, तो या तो उसके जाके डॉलर लेगा या यूरो लेगा, करेंसी कोई और दूसरे कंट्री करेंसी लेगा, या वो जाके आपका गोल्ड सिल्वर लेगा। चलिए हर कंट्री जो है अपने रिजर्व्स को जो है वो बांट के चलती है, ताकि उनके भी रिजर्व्स के ऊपर कोई ज़्यादा एक पर्टिकुलर अगर एक ही जगह पर डालेगी तो कल को अगर वो चीज़ गिर जाती है तो उनको रिस्क रहेगा, वहाँ पर उनको नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए वो भी अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई रखती है। तो इसलिए गोल्ड हमेशा हर सेंट्रल बैंक को थोड़ा थोड़ा बहुत बाय करते रहते हैं। अगर डॉलर गिरता है या बढ़ता है तो उसका भी इम्पैक्ट आपका गोल्ड में आता है, तो इसलिए डॉलर को के भी अगेंस्ट मतलब डॉलर के भी अप्रिसिएशन को ही थोड़ा सा हेज करता है। और हाई लिक्विडिटी और लिमिटेड सप्लाई है। हम डी डॉलरेशन के बारे में आई मीन डॉलर पे इम्पैक्ट गोल्ड पे हम अलग एक वीडियो पे चर्चा करेंगे, मगर ये समझ लीजिए कि इंडियन गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो कभी जब भी डॉलर बढ़ता है तो इंडियन गोल्ड प्राइसेस भी साथ ही में बढ़ते हैं। वो उसका एक अलग थ्योरी है दैट आई डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। सो सी दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ गोल्ड वर्सेस इक्विटी। तो देखोगे तो रिटर्न्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल। देखो यहाँ पे देखोगे तो लास्ट अभी 14 साल की यहाँ पे दिखाया, इसमें देखो गोल्ड का रिटर्न गिरा बट ओवर पीरियड टाइम देखो इस समय जाके आउट परफॉर्म कर रहा है। तो देखो ये आगे भी चलते हैं दूसरे के, बीच में इक्विटी ऊपर आया, फिर यहाँ फिर से 2019-20 में गोल्ड ने जाके रिकवरी मार ली उसके ऊपर, अब फिर से जाके जो है कहते हैं गोल्ड वापस ऊपर चल रहा है। तो at different point of time either equity not performs gold or sometimes gold perform at equity. So as an investor, if you have money in both of them, then you basically get the best out of two. सिल्वर भी देखिए, सिल्वर की भी गोल्ड वाली कहानी है, बट इसने जस्ट सिल्वर की इक्विटी कंपेयर किया, आखिर में सिल्वर एंड गोल्ड ऑलमोस्ट टैंडम ही चलते हैं। ये कभी कभी होता है कि आज का ऑफलेटली काफ़ी बात हो रही है गोल्ड सिल्वर रेशो की, जहाँ पे कि गोल्ड का प्राइस अगर 100 रुपये बढ़े तो सिल्वर शायद 60 रुपये बढ़ा है। तो सब कह रहे हैं कि 40 रुपये का अभी जो एक गैप है ये भी कवर होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि रिलेटिव एस्पिरेशन गेम के अंदर सिल्वर जो है कहते हैं अब वो उसका एक तेज़ी उसमें आ सकती है। फिक्स्ड इनकम ऑलवेज सेफ, द रिटर्न्स आर कंपेरेबल, क्वाइट स्टेबल, 8.5%, 7% डिपेंडिंग अपॉन कितने लॉन्ग टर्म उसमें बॉन्ड्स हैं। हायर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स गिव यू मोर रिटर्न्स एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स गिव यू लेसर रिटर्न्स। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनॉप्सिस ऑफ द स्कीम। इसमें अभी बताता हूँ कि ओवरऑल कि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है विच इज़ ऑन 2.25% के आसपास जाके गाड़ी, यानी कि 100 रुपये में से 2.5 रुपये तक 100 रुपये तक वो खर्चा डाल सकते हैं, चाहे वो खर्चा ब्रोकरेज का हो, चाहे वो खर्चा कमीशन का हो, चाहे वो खर्चा किसी भी तरह का हो। जो बेंचमार्क है यहाँ पे 65% निफ्टी 500, 15% वेटेज होगी बेंचमार्क के अंदर क्रिसिल कॉम्पोजिट बॉन्ड इंडेक्स फंड की, 10% डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस और 10% ही डोमेस्टिक सिल्वर प्राइस का इसमें बेसिकली जाके वेटेज होगा। अब जस्ट टू I have prepared just some short notes to show you what is. So I prepared a short synopsis of about this scheme. So I'll again just quickly take you through. One is invest into multi-asset. This fund is multi-asset जिसमें कि equity, debt, precious metal तीनों हैं, और इस I call it a dinner buffet of investment, क्योंकि इसमें इस आपकी थाली में हर तरह का व्यंजन इन्वेस्टमेंट का होगा। इक्विटी में 60% ज़्यादा के दो कारण है, एक तो रिटर्न ज़्यादा, दूसरा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप AMC पैसा 2/3 इक्विटी में रखती है। तो ऐसा क्लास जो वो काउंटर सिक्लिकल होते हैं, यानी कि जब एक बढ़ रहा होता है तो शायद दूसरा थोड़ा सा गिर रहा होता है, और जब ये बढ़ता है तो ये गिर रहा होता है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोगों ने एक इक्विटी और सिल्वर इक्विटी और गोल्ड का हम जब हमने रिटर्न को कंपेयर करता है 15 साल के कंपेरिजन में। सो और द बेस्ट थिंग इज़ द रिटर्न्स इन दिस काइंड ऑफ स्कीम इज़ लेस वोलेटाइल, क्योंकि एक इक्विटी स्कीम अगर ऐसे जाके ऐसे गिरती है तो यहीं जो डेट है जो कि यहाँ पे था वो इस बढ़ के जो है ओवरऑल जो आपका रिटर्न है उसको बीच में ले आता है, यानी मीडियम में ले आता है। इसलिए इस स्कीम में जो आपका रिटर्न है दे आर मॉडरेट इन नेचर, यानी कि इसमें रिटर्न भी थोड़ा कहते हैं कम होगा मगर रिस्क भी काफ़ी कम होगा।
अब ये स्कीम किन तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है? फर्स्ट, ये स्कीम उनके लिए अच्छा है जिनका रिस्क कैपिटल मॉडरेट है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ये उनके लिए स्कीम अच्छी है क्योंकि इसमें हर तरह के एसेट क्लासेस हैं एंड हेंस दे शुड प्रॉब्ली बी डू इट, तो दैट्स व्हाई द रिटर्न्स आर मॉडरेट एंड रिस्क इज़ ऑल्सो मॉडरेट। उनके लिए अच्छा है जिन्होंने ज़्यादा टाइम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने में नहीं लगाना, क्योंकि इसमें हर तरह के एसेट क्लासेस हैं, तो कोई तो बढ़ या कोई तो घट रहा होगा, तो आपको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि बेसिकली कि मेरा पैसा किस तरह के एसेट क्लास में लगा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सारे हैं। आइडली फॉर 35 ईयर प्लस ईयर ऑफ एज, उससे नीचे वाले इन्वेस्टर्स के लिए मेरा पर्सनल राय रहती है कि आप इक्विटी में जाओ, इसलिए 35 प्लस ईयर्स ऑफ एज की वजह से जो ज़्यादा के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं ये स्कीम उनके लिए अच्छी रहती है, क्योंकि उनका थोड़ा सा जाके जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जिनका बहुत ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर है उनके लिए स्कीम आई वुड अवॉइड, क्योंकि इसमें भी 2/3 आपका इक्विटी ही है, इसलिए आई वुड से कि आप अगर बहुत ज़्यादा आपका एक्सपोजर इक्विटी में है तो आप मत लगाएं। और आपको कोई स्कीम बाई करनी है तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो अगर आपका इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा है तो बेटर आई वुड से गो फॉर डेट स्कीम फर्स्ट एंड और प्योर गोल्ड स्कीम फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू दिस स्कीम। एंड द फिफ्थ आर दोस्त वन जिनको इन्वेस्टमेंट को टाइमिंग करना ही नहीं है, दोज वांट द इन्वेस्टर्स डोंट वांट टू टाइम इन्वेस्टमेंट्स कि अब मैं इक्विटी से जंप करके डेट में जाता हूँ, मैं डेट से स्कीम से जंप करके गोल्ड में जाता हूँ, इनके पास ये सब करने का टाइम नहीं है या जो उसको नहीं समझते उनके लिए भी स्कीम अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर सारे तरह के क्लासेस हैं, पर मैं जो अपने आप ही जो है उसके अंदर जो एक्सपोजर है वो कम ज़्यादा करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर एसेट क्लास। So with this, thank you very much. If you have any further feedback on this particular scheme, query, you can please put in the comment section. I'll happy to respond. And the feedback, you can also share that as well. And with this, thank you very much. Take care. Bye-bye. Have a good day.